अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास पेपर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर के हम पास पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के टॉपिक के तमाम एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 2011 के एमसीक्यू से, और इसमें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजेस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो ओवर एक्टिविटी होगी उसकी वजह से क्या होगा? ए में डिस्टर्बेंस ऑफ विजन, बी कॉन्स्टिपेशन, सी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डी इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो याद रखिएगा, आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा। हाईली एनर्जेटिक वर्क जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो उसमें अगर आप याद रखें कि हाईली एनर्जेटिक जो वर्क होता है उसमें क्या चीज बढ़ जाएगी? इंक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वो बच्चे जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में, उनको सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं कि सिंपैथेटिक में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, कौन कौन सी चीजें इंक्रीज हो जाती, कौन कौन सी चीजें डिक्रीज हो जाती, वो सारी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी, इंक्रीज इन हार्ट रेट। नंबर 2, which structure respond when they are stimulated by impulse कमिंग थ्रू मोटर न्यूरॉन? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेस्पॉन्ड करेगा जब इंपल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो पहुंचेगा? ए रिसेप्टर, बी रिस्पॉन्स, सी अफेक्टर, डी ट्रांसडक्शन। तो याद रखिएगा, मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो अफेक्टर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। तो आपने देखा होगा ना, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, कंट्रोल सेंटर, इसी तरीके से मोटर न्यूरॉन और अफेक्टर। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलस किसको देगा? इंपल्स जो होता है वो हमेशा अफेक्टर को देता है। तो ये हमने पूरा पाथवे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, अफेक्टर्स। नंबर 3, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। इनमें से ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसमें रेस्पिरेटरी सेंटर जो है लोकेटेड है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला, डी हाइपोथैलेमस। तो रेस्पिरेटरी सेंटर किसमें पाया जाता है? मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Number 4, a neurological condition characterized by involuntary tremors, diminished motor activity and rigidity is called। वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें इनवॉलेंट्री जो है वो ट्रेमर्स होते हैं, और वो इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स का नाम सुन के ही आपके जहन में एक चीज़ आ जानी चाहिए है, और वो क्या है? पार्किंसंस डिजीज। तो हमने एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो ट्रेमर का नाम सुन के ही आपने जो है वो पार्किंसंस जो है वो सेलेक्ट कर दिया आपकी कोर्स के मुताबिक। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम 2012 के पास पेपर के एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं। नंबर 5, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडीज। न्यूरॉन का वो कौन सा पार्ट है जो नर्व इंपल्स सेल बॉडी से कलेक्ट करता है? ए डेंड्रॉन, बी डेंड्राइट, सी एक्सॉन और डी पेरिफेरल ब्रांच। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? एक्सॉन। सेल बॉडी से जो नर्व इंपल्स कलेक्ट करता है वो क्या होता है? एक्सॉन कहलाता है। सबसे पहले डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट से वो सिग्नल सेल बॉडी तक लाते हैं और सेल बॉडी से एक्सॉन कलेक्ट करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स है? ए 31 पेयर, बी 12 पेयर, सी 24 पेयर, डी 62 पेयर। तो ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो कितनी होंगी? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। तो सी इसका इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो बी 12 पेयर्स। नंबर 7, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड स्वेलिंग। ब्रीथिंग, हार्ट रेट और स्वेलिंग कौन कंट्रोल करता है? सारे ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो मेडुला ओब्लोंगेटा में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी, मेडुला ओब्लोंगेटा। अभी हमने कहा था ना कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? मेडुला में। वही सवाल दूसरे अंदाज से रिपीट हुआ। कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज इज डेथ ऑफ ब्रेन सेल दैट प्रोड्यूस। पार्किंसंस डिजीज में किस चीज की कमी हो जाती है? ए डोपामिन, बी एसिटाइलकोलिन, सी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डी ऑक्सीटोसिन। तो पार्किंसंस डिजीज में किस चीज की कमी होती है? ए डोपामिन की कमी होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू अब आइए 2013 की हम बात करेंगे। द स्ट्रक्चर विच रेस्पॉन्स व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंपल्स कमिंग थ्रू मोटर न्यूरॉन्स।
अभी एग्जैक्ट ये सवाल रिपीट हुआ है। अफेक्टर, मोटर न्यूरॉन का जो इंपल्स होता है वो अफेक्टर तक पहुंचता है। थैलेमस एंड सेरिब्रम आर द पार्ट ऑफ। ब्रेन की पूरी क्लासिफिकेशन हमने समझी हुई है ना, ए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो थैलेमस और सेरिब्रम किसका पार्ट है? थैलेमस और सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ए, फोर ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारे पास एमसीक्यू है, देयर इज ऑल्सो एविडेंस दैट हाई लेवल ऑफ डैश may contribute to the onset of Alzheimer disease. There is also evidence that high level of dash, किस चीज के हाई लेवल की वजह से में contribute to onset of Alzheimer disease? मैग्नीशियम, एमओ, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें हैं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, एल्यूमिनियम। जबकि सिंध बोर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है, पंजाब बोर्ड के अंदर इसका जिक्र है और ये एमसीक्यू 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है कि एल्यूमिनियम का हाई लेवल होता है वो अल्जाइमर डिजीज को कंट्रीब्यूट करता है। तो सिंध वाले बच्चे ये पॉइंट याद रख लें क्योंकि इस टाइप के सवाल पीएमसी तो रिपीट कर सकता। नंबर 12, लीवोडोपा एंड एल-डोपा इज यूज्ड टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम। लीवोडोपा किसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? पार्किंसंस डिजीज के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। आइए 2014 के हम पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर। राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट कर रहा होता है? तो ब्रेन वाला जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है उनको बआसानी मालूम है, कॉर्पस कैलोसम जो है वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। नंबर 14, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच गाइड्स स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन एंड मेंटेन पोजीशन इज कॉल्ड। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो मेंटेन पोजीशन, याद रखिएगा डिटेल में बताया मैंने ब्रेन वाले लेक्चर में, पोजीशन को मेंटेन करता है वो कौन होता है? सेरिबेलम। करेक्ट आंसर क्या है? सेरिबेलम जो है वो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोजीशन में अहम किरदार अदा करता है। अगला एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई, डिक्रीज इन हार्ट रेट, प्रोमोट डाइजेशन और पेरिस्टाल्सिस, डी डायलेट्स पीपल। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो इफेक्ट्स है वो हमने पूरे डिफरेंसेस की शक्ल में बाकायदा डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया है उसके लिए एमसीक्यू बहुत आसान है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी डायलेट्स पीपल। क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या है? डी डायलेट्स पीपल। अगला एमसीक्यू है, हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम में कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ विच वन ऑफ द डिजीज। ये एग्जैक्ट आपके सामने रिपीट हुआ है। हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम किस चीज को प्रमोट करता है? वो प्रमोट करता है अल्जाइमर डिजीज को। सी इज द करेक्ट आंसर। 2015 के हम तरफ आते हैं। विच डिजीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिमेंशिया। डिमेंशिया मेमोरी लॉस किसके अंदर होती है? सबको मालूम है अल्जाइमर डिजीज, लेक्चर में डिटेल में डिस्कस हो चुका है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट एट साइनेप्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज। न्यूरोट्रांसमीटर जो साइनेप्स पर रिलीज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड उसे क्या कहते हैं? ए डोपामिन, बी पॉलीपेप्टाइड, सी एंड्रोजन, डी एसिटाइल कोलिन। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? एसिटाइल कोलिन। साइनेप्स पे जो रिलीज होता है ना, नर्व इंपल्स का डिटेल लेक्चर आप हमारा देख सकते हैं। रजिस्टर्ड ग्रुप में जो बच्चे शामिल हैं उसमें एसिटाइल कोलिन कैसे रिलीज होता है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर क्या, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 19, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम one node of brain neuron to another in myelinated neuron is through A. Hyperpolarization, B. Resting membrane potential, C. Depolarization, D. Saltatory conduction। तो यहां में कहा जा रहा है कि एक नोड ऑफ ब्रेन न्यूरॉन से दूसरे नोड ऑफ ब्रेन न्यूरॉन पर जो है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो कंडक्शन ज्यादा होती है वो किसकी वजह से होती है? याद रहे सिंध बोर्ड के अंदर इस टॉपिक का जिक्र नहीं है और जबकि पंजाब में इसका जिक्र है और वो है सॉल्टेटरी कंडक्शन। सोल्टेटरी कंडक्शन के जरिए ही एक नोड ऑफ रेन्यूअर से दूसरे पर जो है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जंपिंग होती है जिसकी वजह से उसकी कंडक्शन जो होती है वो अनमाइलिनेटेड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी सोल्टेटरी कंडक्शन। नंबर 20 जो है वो पूरी प्रिंट जो है वो थोड़ी सी बिखर गई है, इसकी थोड़ी तरतीब करनी पड़ेगी। डायग्राम का भी सत्यानाश हो चुका है तो इसलिए ये एमसीक्यू आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपको पता है कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये नर्व इंपल्स का टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक कवर होगा, लेकिन ये पूरी डायग्राम जब तक सही नहीं होती ये एमसीक्यू डिस्कस करना बेकार होगा। 2016 की अगर हम बात करने जा रहे हैं इस एमसीक्यू में, रैंडम
uncontrolled activity of some cell in the brain leading to chaotic activity in both sensory and motor nerves, causes patient टू सी एंड हेयर डिफरेंट स्ट्रेंज थिंग। अब देखो भाई, इसमें ना दो चीजें मिक्सअप कर दी, रैंडम एंड अनकंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सम सेल इन द ब्रेन लीडिंग टू केओटिक एक्टिविटी। भाई अनकंट्रोल एक्टिविटी जो होती है, जब भी उसका जिक्र है, इसका आंसर क्या होता है? इपिलेप्सी। लेकिन इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है ना, अगर ये अनकंट्रोल एक्टिविटी का जिक्र ना होता, अनकंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सम सेल लीडिंग टू केओटिक एक्टिविटी का अगर जिक्र ना होता, तो इसका जो दूसरा पार्ट है ना, पेशेंट टू सी एंड हियर डिफरेंट स्ट्रेंज थिंग, ये हेलुसिनेशन है। और हेलुसिनेशन किस में होता है? अल्जाइमर में। हेलुसिनेशन किस में होता है? अल्जाइमर में। लेकिन यहां ये कह दिया ना, रैंडम अनकंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सम सेल इन द ब्रेन लीडिंग टू केओटिक एक्टिविटी, यहां तक का अगर जिक्र है तो ये एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी के अंदर ही अनकंट्रोल एक्टिविटी होती है, केओटिक एक्टिविटी हो जाती है। अगर ये स्टार्टिंग का सेंटेंस नहीं है, सिर्फ इतना लिखा होता है ना, पेशेंट टू सी हेयर एंड डिफरेंट स्ट्रेंज थिंग, अजीबोगरीब चीजें सुनाई देना, दिखाई देना, ये हेलुसिनेशन कहलाता है। और हेलुसिनेशन जो है वो किस में होता है? अल्जाइमर में होता है। तो फिलहाल इसमें केओटिक एक्टिविटी और ये है, तो बेस्ट आंसर एपिलेप्सी रहेगा। अगला एमसीक्यू, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। बैलेंस की बात आ गई, सेरिबेलम, बी इज द करेक्ट आंसर। अभी रिपीट हुआ था, द डिजीज इन विच डेथ ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल इन द बेसल गैंग्लिया लीड्स टू इनएबिलिटी टू सेलेक्ट एंड इनिशिएट पैटर्न ऑफ मूवमेंट। बेसल गैंग्लिया के अंदर जो है सेल का मर जाना, पार्किंसन डिजीज। बेसल गैंग्लिया के अंदर मर जाना क्या है? पार्किंसन डिजीज। और वहां वही न्यूरॉन होते हैं जो डोपामिन रिलीज करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन इज डैश, इट्स सिम्टम आर सिमिलर टू दोज डिजीज दैट ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का जब भी जिक्र आ जाए, अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर याददाश्त जब किस में जाती है? डिमेंशिया में। डिमेंशिया यानी याददाश्त चले जाएगी, अल्जाइमर में ऐसा होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, अ डिस्चार्ज बाय ब्रेन व्हिच कॉजेस केओटिक एक्टिविटी इन मोटर एंड सेंसरी एरियाज। केओटिक एक्टिविटी, अभी मैंने बताया केओटिक एक्टिविटी का जब भी जिक्र आ जाए, एपिलेप्सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो एपिलेप्सी है। तो यहां जाकर हमने नर्वस सिस्टम के यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के कुछ पास पेपर के हमने एमसीक्यू को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।